दोस्तों, भारत अब स्पेस सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता से लेकर गगनयान मिशन तक इसरो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसरो के सभी महत्वपूर्ण मिशन, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी को आसान भाषा एवं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। नमस्कार साथियों, आप हैं पीसीएस एडुजोन पर। आज हम देखेंगे इसरो एवं स्पेस मिशन से रिलेटेड, जैसे कि चंद्रयान-3, आदित्य L1 मिशन, गगनयान, नाविक, मंगलयान, साथ ही स्पेस की जितनी भी यात्रा रही है उसमें क्या-क्या इसके सैटेलाइट हैं और कौन से पड़ाव रहे हैं, उन सभी को आसान भाषा में समझेंगे। पीसीएस एडुजोन से चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। भारत भारत और स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, इसका महत्व क्या है? तो वैश्विक स्पेस पावर जो है, भारत विश्व की प्रमुख स्पेस पावर में शामिल हो चुका है। यानी कि अगर देखें वैश्विक स्तर पर तो चौथे नंबर पर लगभग भारत जो है स्पेस पावर में शामिल है। फिर इसरो ने अपनी कम लागत उच्च सफलता नीति के माध्यम से पूरे विश्व में विशिष्ट पहचान बनाई है, क्योंकि विश्व के बड़े-बड़े देश, अमेरिका भी भारत से ही जो सैटेलाइट, छोटे सैटेलाइट हैं वो लॉन्च कराता है। फिर प्रौद्योगिकी का उपयोग अब मौसम, रक्षा, कृषि, नेविगेशन एवं कम्युनिकेशन में बड़े पैमाने पर हो रहा है। और ये जो वीडियो है ये खास करके पीसीएस, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि बीपीएससी, यूकेपीएससी और आरएस वगैरह में प्री से लेकर के मेंस तक जितने भी टॉपिक होते वो सारे कवर किए गए, क्योंकि इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्री से लेकर के मेंस तक के जो सिलेबस है उसको बनाकर ध्यान में रख करके बनाया गया है। साथ ही यूपीएससी हो, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे वगैरह जितने, मतलब वन वीडियो फिट फॉर ऑल वाला जो सिस्टम है उस तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि जो इसरो का इतिहास एवं व्यावसायिक शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 19 इसके जो पहले सबसे पहले कंपनी स्थापित हुई थी उसका नाम क्या था? इन्कोस्पार 1962 में स्थापित हुई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का यह पूर्वत है। 1962 में जो इसरो की सबसे पेरेंट कंपनी इन्कोस्पार स्थापित हुई थी 1962 में। फिर इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। नोडल विभाग इसका कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। 1972 से इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत कर दिया गया है, जो कि प्रधानमंत्री के तहत आता है। एक राज्य मंत्री रहता है जो इसको देखरेख करता है, बाकी ये प्रधानमंत्री के डायरेक्ट देखरेख में आता है। इसकी व्यावसायिक शाखाएं कौन कौन से हैं? तो इसमें देखेंगे कि एनएसआईएल जो है, एनएसआईएल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में इसको शुरू किया गया है। मांग आधारित मिशन और रॉकेट का निजीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये खास करके देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर है और इसरो को साथ मिला करके काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करती है। एंटिक्स कॉर्पोरेशन जो है भारत की, ये 1992 में स्थापित हुई थी। ये इसरो की पुरानी व्यावसायिक विंग है। ये क्या करती है? तो जो एंटिक्स है ये विदेशी जो सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता है उनके लिए कोऑर्डिनेशन करती है, अदर जो देश है उनके साथ में। फिर इसमें देखेंगे अगला क्या है, तो भारत के जो प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र हैं, भारत में जैसे अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम चलाया जाता है तो वो केंद्र कहाँ-कहाँ से हैं? तो इसमें पहला है वीएसएसएससी यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। रॉकेट एवं लॉन्च व्हीकल यहाँ बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मिलान करने के लिए दे देता है यूपीएससी में, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर एसडीएससी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये सार जो है कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा रॉकेट जो है यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। तो रॉकेट लॉन्चिंग पैड और लॉन्चिंग स्टेशन है। उसके बाद में यूआरएससी, यूआर राव जो है, यूआर राव ये भी भारत के इसरो जो है, इसरो के निदेशक रहे थे, तो उन्हीं के नाम पर है। उपग्रह केंद्र है तो कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। उपग्रह सैटेलाइट की डिजाइन एवं निर्माण यहाँ किया जाता है। फिर अगला एलपीएससी द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र है। ये कहाँ? केरल, तमिलनाडु दोनों जगह है। लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन जो है उसके विकास में ये योगदान करता है। फिर आगे देखेंगे तो जो लॉन्च है, लॉन्च व्हीकल और तकनीक कौन कौन सी है? तो भारत में पहला जो सबसे पहले बना था 1990 के आसपास, तो जो पीएसएलवी है भारत का, ये सबसे भरोसेमंद है। जीएसएलवी अभी 2017 से शुरू हुआ है और एलवीएम जो है ये अभी नया है। तो पूरा नाम क्या है? पीएसएलवी और जीएसएलवी, एलवीएम देखेंगे तो पीएसएलवी का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो ध्रुवीय वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो उपग्रह भेजे जाने होते हैं उससे पीएसएलवी से ही भेजे जाते हैं। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये है। फिर अगला है जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इसका ये एलवीएम का फुल फॉर्म है, और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो है ये जीएसएलवी का है। चरण क्या है इसमें? चरण मतलब होता है कि इनमें कौन कौन से ईंधन के आधार पर जो होता है, तो 4 चरणों वाला है। यानी कि क्या है? अल्टरनेट, सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसमें जो ईंधन होता है दोनों तरीके, पहले क्या होता है? पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड। इस तरीके से ईंधन 4 चरणों में भरा जाता है। इसके 3 चरण होते हैं। तो पहला ठोस ईंधन होता है, दूसरे जो चरण होता है इसमें तरल ईंधन होता है, उसके तीसरे स्तर पर जो होता है क्रायोजेनिक होता है।
क्रायोजेनिक स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो उपग्रह है उसको भारी वजन उठाने के सक्षम बन पाता है। फिर पेलोड क्षमता इसकी 1750 केजी तक है। एसएसपी कक्षा तक पहुंचाने जो है इस माल सबसे निचली कक्षा तक 400 मीटर तक पहुंचा 400 किलोमीटर तक पहुंचाने के लिए ये क्या है तो LVM-3 जो है इसकी 4000 केजी तक है। ये GTO जो है जियो ट्रांसफिक्स ऑर्बिट इसको बोलते हैं, जो पृथ्वी की जो दूरी के इक्विवेलेंट जो 36,000 किलोमीटर वाली दूरी है वहां तक पहुंचाने में ये सक्षम है। तो इसको फैट बॉय भी कहा जाता है क्योंकि इसकी वाहन क्षमता के आधार पर इसको फैट बॉय कहा जाता है। इसकी PSLV की प्रसिद्धि किस लिए है तो इसरो का सबसे भरोसेमंद, इसको वर्कहॉर्स भी कहा जाता है। उसके बाद में जो GSLV है भारी पेलोड और क्रायोजेनिक इंजन यानी कि क्रायोजेनिक इंजन 7.5 युक्त है ये, तो इसकी जो प्रसिद्धि इन वजहों से है। एक और है SSLV, ये क्या है तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को त्वरित ऑन डिमांड लॉन्च के लिए विकसित छोटा रॉकेट है। तो PSLV, GSLV और SSLV जो है छोटे रॉकेट के लिए भी इसको लॉन्च किया गया है। तो आगे देखेंगे फिर चंद्रयान जो सीरीज है उसका ऐतिहासिक विकास किस तरीके से रहा। तो भारत में हम देखते हैं कि भारत में जो चंद्रयान मिशन है उसकी स्टार्टिंग 2008 से की हुई थी। तो जो पहला चंद्रयान 1 जो मिशन है वो भेजा गया था कब, वर्ष 2008 में। रॉकेट कौन सा था, PSLV C11 था। उद्देश्य क्या था, चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करना। उपलब्धि क्या थी, तो चेस उपकरण द्वारा पानी के अणुओं की खोज की गई थी। और इसने जहाँ पर खोज की थी उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, तो जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था। उसके बाद चंद्रयान 2 जो है ये 2019 में भेजा गया था। GSLV MK3, ये मार्क 3 हम लोग ऊपर जो पढ़ाए हैं GSLV का मार्क 3 के द्वारा इसको भेजा गया था। घटक इसमें क्या क्या थे, एक ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। तो ऑर्बिटर जो था ये क्या था कि एक ऑर्बिटर था यानी कि 3 इसके मेन घटक थे, ऑर्बिटर, विक्रम जो था ये लैंडर था और प्रज्ञान जो था रोवर था। उसके बाद में रोवर जो था पहिया लगा वाला और लैंडर जो था ये पूरे उसका था। उसका स्थिति क्या है, तो लैंडर क्रैश हो गया था, क्रैश साइट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया था और ऑर्बिटल सफर रहा था। तो ऑर्बिटल मतलब जो था चंद्रमा की कक्षा में जो चक्कर लगा रहा था वो ऑर्बिटल था, और नीचे जाकर के जो लैंडिंग करनी थी जो रोवर गया था या लैंडर गया था तो वो असफल हो गया था। जो इससे प्रज्ञान नामक उसमें था वो भी काम नहीं कर पाया था। अब अगला हमारा जो मिशन था वो था चंद्रयान 3। तो चंद्रयान जो 3 है ये 2023 में भेजा गया था। इसका किस लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था, तो लॉन्च व्हीकल मॉडल 3 जो है M4 जो है इसके मून 4 का था, इससे भेजा गया था। उद्देश्य इसका क्या था, तो सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, जो कि भारत सफल रहा था। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था विश्व में। उपलब्धि क्या है, तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। उसके बाद में देखेंगे कि इसने क्या किया था। चंद्रयान 3 ऐतिहासिक इसका यात्रा क्या क्या चीज़ें शामिल रही थी, तो लैंडिंग तिथि क्या थी, 23 अगस्त 2023 को। अब हर साल क्या है, नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है भारत में। स्पेस डे जो नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। फिर लैंडिंग जो साइट थी उसको दक्षिणी ध्रुव पर स्थित इस लैंडिंग साइट का नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया गया है। जहाँ चंद्रयान 3 का जो लैंडर उतरा है उस बिंदु को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। फिर रोवर विश्लेषण क्या है, तो प्रज्ञान रोवर के APX और LIBS उपकरणों ने चंद्र सतह पर क्या है, तो सल्फर का पता लगाया है, एल्यूमिनियम और कैल्शियम की पुष्टि की है। तो इस तरीके से जो चंद्रयान 3 है इसने अपना जो काम करना था उसमें सफल रहा है। फिर अगला देखेंगे आदित्य 11 मिशन जो है भारत का, यानी कि चंद्रयान के बाद भारत का जो सबसे ज़्यादा सफलता रही वो आदित्य 11 मिशन को लेकर के रही। तो ये क्या है कि भारत का पहला सूर्य मिशन है। लॉन्च तिथि क्या थी, इसको 2 सितंबर 2023 को इसको भी भेजा गया था। रॉकेट इसका कौन सा था, PSLV C57 द्वारा इसको भेजा गया था। कक्षा कौन सी थी इसका ऑर्बिट, तो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित लैग्रेंजियन जो बिंदु 1 है, L1 जो नाम है इसी बिंदु के नाम पर दिया गया है। लैग्रेंज पॉइंट जो 1 है इसके नाम पर चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। जो लैग्रेंज पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के बीच में कई लैग्रेंज पॉइंट है, उसमें से L1 जो है ये लैग्रेंज पॉइंट ऐसे बिंदु है, ऐसी रेखा है कह सकते हैं आभासी रेखा, जहां पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है जो आकर्षण बल है वो संतुलित कर देता है इनको, इस वजह से आसानी से स्थापित हो जाते हैं। फिर 7 पेलोड्स इसमें से थे, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, VELC यानी कि विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है, जो सूर्य की बाहरी परत कोरोना है हीटिंग का अध्ययन कर रहा है। तो सूर्य की जो बाहरी परत है उसको कोरोना कहा जाता है और उसका अध्ययन करने के लिए ही इसको मेनली भेजा गया है। अध्ययन क्या, तो सोलर विंड यानी सूर्य से जो आने वाली तेज पवनें होती हैं, तेज पवनें तो सौर लपट को बोलते हैं। सोलर स्टॉर्म जो सूर्य की तेज धड़ाका आती है उनको, फिर कोरोनल मास इंजेक्शन इसको सेमी बोलते हैं। कोरोना जो
बाहरी परत है उससे उठने वाली जो लपटें हैं, ये हर 11 साल में आती हैं। इनसे जो हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित होता है, उन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया है। उसके बाद में फिर आगे देखेंगे तो मंगलयान मिशन जो था भारत का, ये 2013 में भेजा गया था। नवंबर 2013 में भेजा गया था। 14 में तो सरकार बदल गई थी, तो फिर मोदी जी ने इसका जब वहाँ पहुँचा था, इनॉग्रेशन किया था। तो इस तरीके से देखेंगे कि मंगलयान क्या है, ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड इसने क्या बनाया था। तो मंगलयान मिशन जो है 2013 में, इसको मॉम भी कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, रॉकेट PSLV C-25 द्वारा भेजा गया था। लागत इसकी लगभग 74 बिलियन आई थी, जो कि मतलब ऐसा देखा जाए तो इसको सबसे ज़्यादा सस्ता भारत को इसीलिए भी कहा जाता है। लगभग 165 बिलियन इंटरस्टेलर मूवी को बनाने में लगा था। उससे देखा जाए तो लगभग आधे कीमत में इसको बनाया गया था। रिकॉर्ड क्या है, तो पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश बन गया था। गए और देश गए हैं, लेकिन क्या है वो पहले, दूसरे, तीसरी इस तरीके से पहुँचे हैं, लेकिन भारत जो है पहला देश बन गया था इस तरीके का करने वाला। उसके बाद में यहाँ इसने क्या किया, तो मीथेन सेंसर, इसमें क्या है, मिशन मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस और जीवन के संकेतों की खोज के लिए भेजा गया था। फिर अगला है PSLV C से, जो भारत का एक रिकॉर्ड है। 2017 में भारत ने क्या है, PSLV C-37 से विश्व रिकॉर्ड बनाया था। फरवरी 2017 में यह मिशन भेजा गया था। इस मिशन से क्या है, इसरो ने एक ही मिशन के में रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट को एक साथ सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर यह वैश्विक रिकॉर्ड बनाया था। तो अभी तक सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष जो सैटेलाइट भेजने का, एक साथ अंतरिक्ष सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वो इसरो के नाम ही है। तो इस तरीके से हम देखें कि मंगलयान के साथ साथ जो भारत का इसरो स्पेस, इसका जो रिकॉर्ड है वो अभी भारत के भी पास है। फिर हम देखेंगे जो भारत का गगनयान मिशन है, यानी कि गगनयान मिशन एवं व्योममित्र क्या है, तो इसमें मिशन का उद्देश्य क्या है, 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को, यानी कि गगननॉट्स को 400 किलोमीटर की निचली कक्षा जो थे, पृथ्वी की जो कक्षाएं हैं, लो अर्थ ऑर्बिट जो है, ये 400 किलोमीटर के दायरे में है। यहाँ पर क्या है कि भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा 3 दिनों के लिए। तो 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री जो 400 किलोमीटर की निचली कक्षा है, इसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, वहां पर भेजा जाएगा। व्योममित्र क्या है, तो ये इसरो द्वारा निर्मित एक हाफ ह्यूमैनॉइड, यानी कि महिला मित्र रोबोट, जो मानव मिशन के से पहले मानव रहित उड़ान परीक्षण, यानी कि जीवन 2026 में इसका होना है, में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को जांचेगा। तो जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, उससे पहले एक ऐसा मिशन भेजा जाएगा जिसमें ये जो ह्यूमैनॉइड रोबोट है, इसको भेजा जाएगा, जो कि जाकर के वहाँ के पर इन्वायरमेंट का अध्ययन करेगा। फिर मुख्य तकनीकें क्या है, तो क्रू एस्केप सिस्टम, री एंट्री और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो है क्रू एस्केप मतलब जो 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनके लिए एस्केप सिस्टम, मतलब उनको कैसे निकाला जाएगा। अगर आपने वो मूवी देखी होगी ग्रेविटी, तो ग्रेविटी मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से वो बच निकलती है। फिर री एंट्री मतलब अंतरिक्ष से फिर से पृथ्वी पर आने के लिए जो तकनीक होती है, उसको रीयूजेबल एंट्री या री एंट्री बोलते हैं। लाइफ सपोर्ट मतलब वहाँ जीवन 3 दिन तक रहना है, तो किस तरीके से ये रहेंगे। फिर आगे देखेंगे तो उपग्रहों के प्रकार एवं उनके व्यवहारिक उपयोग दिए गए हैं। मतलब इसरो द्वारा जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से और उनका यूज क्या है। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती हैं, उसमें 2 तरीके के हैं, एक है इनसैट और दूसरा है जीसैट। तो इनका सीरीज भेजी गई है, इनके कई, जैसे इनसैट सीरीज के भी कई उपग्रह हैं, जीसैट सीरीज के भी उपग्रह कई भेजे गए। इनका यूज क्या है, तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल टेलीफोन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इनसैट और जीसैट तरीके के। फिर वेदर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से उपग्रह हैं, तो इनसैट जो है ये वेदर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी काम आता है, जिसे इनसैट 3D जो श्रृंखला है इसके लिए भेजी गई है। कल्पना 1 जो है, ये भी वेदर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। कल्पना चावला जो थी, उनका यूज मतलब उनका नाम किस लिए प्रसिद्ध है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और उनकी डेथ कब हुई थी या कौन से मिशन पर वो अंतरिक्ष में गई थी जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिर ये काम क्या करते हैं, तो मौसम चक्र का अध्ययन करते हैं। चक्रवात यानी साइक्लोन वार्निंग की और बाढ़ की सटीक पूर्व चेतावनी प्रदान करते हैं। जैसे कि इस समय ये लगभग इनकी जो चेतावनी है वो एक्यूरेट रहती है, बहुत हद तक ये सही सटीक जानकारी दे पाते हैं। अच्छा, भारत में मौसम या इस तरीके से कहें मौसम की जो पूर्वानुमान करने वाला संस्थान कौन सा है, आप लोग बता सकते हैं। उसका पुणे में मुख्यालय है, तो आप बता सकते हैं। और भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी वहीं स्थापित है। फिर रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग के लिए कौन कौन से उपग्रह है, जैसे IRS श्रेणी के कार्टोसैट, रिसोर्ससेट जो है, ये सारे हैं क्या, रिमोट सेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये मैपिंग करते हैं, वन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, कृषि एवं मृदा विश्लेषण का प्रबंधन करते हैं। तो इस तरीके से भारत में जो रिमोट यानी कि सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट भेजे जाते हैं।
और आगे देखेंगे जो नाविक है भारत का, मतलब एक ये तो हो गया कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, भारत का जो स्वदेशी जीपीएस है नाविक, इसका यूज क्या है, तो हम इसमें देखेंगे नाविक इसका पूरा पूरा नाम क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो इसका पूरा नाविक का पूरा नाम ये है। और IRNSS इसको इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, इसके 7 श्रृंखला, इसमें इसके तहत 7 भेजे गए थे। तो 7 में से 4 जो हैं, 4 अलग से कक्षा में रहेंगे और 3 जो है अलग कक्षा में रहेंगे। इस तरीके से 7 जो उपग्रह से का समूह का इनका पूरा सेट रहेगा। अच्छा, यूपीएससी में क्वेश्चन दिया गया था ये कि जो 7 उपग्रह भेजे गए हैं, इनमें से 4 कौन सी कक्षा में हैं और 3 कौन सी कक्षा में हैं, ये सीधे सीधे जिस किसी को याद हो बता सकता है सीधे। फिर संरचना के 7 सैटेलाइट का समूह है, 3 भूस्थिति कक्षा में, जियो स्टैटिक ऑर्बिट में यानी कि जीसैट वाले, और जो 3 जो है भूतुल्यकालिक जियो जो भू समकालीन जियो सिंक्रोनस और भू स्टैटिक वाला है। इन 4 है जो जियो सिंक्रोनस वाली सैटेलाइट में, और जो 3 है कितने भू स्टैटिक कक्षा में है। तो इस तरीके से यहाँ दे भी दिया गया है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें इंग्लिश में दिया था। फिर विस्तार क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि से लगभग कितना है 1500 किलोमीटर तक का सटीक नेविगेशन क्षेत्र, यानी कि L5 और S बैंड आवृत्तियों पर कार्य करते हैं। अच्छा, ये जो L5 और S आवृत्तियां हैं, ये क्या है, जो सैटेलाइट द्वारा हम लोग देखते हैं जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे जीपीएस है, जीपीएस की एक्यूरेसी कितनी है, लगभग 20 मीटर तक है बताया जाता है, बट वो खास करके डिफेंस सेक्टर यानी कि अमेरिका वगैरह का, वहाँ एकदम सटीक जानकारी देती है। उसी तरीके से नाविक है, मैंने भी यूज किया था। तो नाविक में एक तो ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं, दूसरा है थोड़ा अभी क्लियरिटी है उतनी अच्छी नहीं है, तीसरी चीज़ है कि मतलब यूज कम है। अब आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा सुधार होते रहेंगे जैसे जैसे यूज बढ़ेगा। अच्छा, इसमें डिफेंस एंड सर्विलांस के लिए क्या है, तो रिसेट सीरीज का क्या है, तो रडार इमेजिंग उपग्रह जो बादलों पर भी रात दिन सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करते हैं। कभी नाविक यूज करके देखना, इसमें इसकी भी जो इमेज आती है या जो भी मतलब जीपीएस का यूज है बहुत शानदार करता है, मतलब सब कुछ एकदम सही सही दिखा देता है। तो इस तरीके से एक और है एमीसैट। क्या है, तो ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम माप यानी कि दुश्मन के रडार की स्थिति जानने हेतु, तो ये डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले हैं। रिसेट सीरीज और एमीसैट जो सीरीज है ये डिफेंस सेक्टर में यूज आने वाले हैं। फिर अब आगे देखेंगे इसरो के जो आगामी प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स 2026 से लेकर के 35 तक के इसरो के प्रोजेक्ट हैं। उसमें मिशन का नाम, प्रस्तावित वर्ष और उद्देश्य क्या है। तो निसार मिशन जो है नासा और इसरो का, ये 2026 में ही भेजा जाना है। और नासा का क्या है, नासा और इसरो का संयुक्त डुअल बैंड यानी कि L और S बैंड राडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। नासा का क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, इसमें तो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो सिस्टम है इसको भेजा गया है। तो रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करने के लिए ही है। उसके बाद में स्पेडेक्स क्या है, तो 2026 में भी भेजा गया है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है 2 ग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ने की तकनीक का परीक्षण ये हो चुका है। स्पेस डॉकिंग वाला जो है भारत में जाकर के, और अभी शायद मार्च में इसको कर लिया गया है सफलतापूर्वक। शुक्रयान 1 जो है ये 2028 तक भेजा जाएगा। शुक्र उपग्रह यानी कि वीनस की सतह और उसके सघन जो जहरीले वायुमंडल का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए शुक्रयान ये है। इसी तरीके से वीनस मिशन किसका है आप लोग बता सकते हैं। जो वीनस मिशन है, आर्टेमिस मिशन है, ये किसके किसके हैं, क्या भारत भी इसमें हिस्सेदारी है या नहीं, ये भी आप लोग बता सकते हैं। उसके चंद्रयान 4 जो है ये भी 2028 तक इसका प्रोजेक्शन किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, चंद्रमा से चट्टान व मिट्टी के नमूने वापस धरती पर लाना है। तो अभी जो चंद्रयान 3 था वो क्या है, चंद्रमा की सतह पर जाकर के जो हमारा लैंडर था उसने पहलकदमी कर दी थी। और जो अब की जो चंद्रयान 4 रहेगा, इसका मेन काम रहेगा वहाँ से जाकर के सैंपल इकट्ठा करके और धरती तक लाना रहेगा। चाइना कर चुका है। चाइना का भी कौन सा मिशन गया था, जो चंद्रयान 3 था उसी के आसपास लूना एक उसका था, रसिया का था, और चाइना का भी एक मिशन गया था। तो चाहे तो आप उसको भी, जिसको याद हो बता सकता है कमेंट बॉक्स में। फिर BS क्या, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन जो है उसकी स्थापना का लक्ष्य रखा गया 2035 तक। जो अंतरिक्ष में भारत का अपना स्थायी यानी कि अपना स्थायी मानव आवास स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो लक्ष्य है, ये भारत का जो गगनयान मिशन है तो उसके अगले चरण के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। तो वो गगनयान मिशन 2026 या 28 तक हो सकता है ये भेज दिया जाए, क्योंकि इस बार अभी व्योममित्र वाला जो है उसको भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के अगले चरण के रूप में 2035 तक क्या किया जाएगा, भारत का खुद का जो स्पेस स्टेशन है स्थापित किया जाएगा। वो जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसके बराबर नहीं रहेगा, उससे छोटा रहेगा, लेकिन अपने यूज के लिए इसको 2035 तक इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर आगे देखेंगे
जो क्विक रिवीजन, तो इस तरीके से इसरो के जो मेन मेन वो प्रोजेक्ट थे वो हमने बात की। अब इसमें देख लेते हैं कि जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो इसमें भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था? 1975 में आर्यभट्ट नाम था। सोवियत संघ की मदद से लॉन्च भारत का पहला उपग्रह था। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक किस मिशन से गए थे? सोयूज T11 मिशन के तहत गए थे 1984 में। और दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है भारत के जो अभी गए हैं, और उस मिशन किस मिशन के तहत गए हैं, यानी कि दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है और मिशन का नाम क्या है, ये दोनों आप बता सकते हैं। अभी 2025 में ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे और यूपी के ही हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्क हॉर्स क्या है? तो PSLV रॉकेट को यह अपना उपनाम दिया गया। तो जो PSLV रॉकेट है भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। फैट बॉय क्या नाम है, किसका नाम है? तो फैट बॉय भारत का जो GSLV है, सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मॉडल 3 का लोकप्रिय नाम क्या है? फैट बॉय नाम है। लाइका क्या है? तो स्पुतनिक 2 उपग्रह द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई दुनिया की पहली जीवित कुतिया थी। तो ये 1962 के आसपास भेजी गई थी। 23 अगस्त का क्या है? चंद्रयान की 3 की याद में घोषित नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। अच्छा, क्विक रिवीजन ट्रिक अगर देखेंगे तो क्या है? मून मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में पहला भेजा गया था। 2023 में सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 के तहत हुई है। फिर सन पर 2023 में 2 सितंबर जो आदित्य L1 मिशन है 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था। जो ह्यूमन प्रोग्राम है 2026 में, ह्यूमन वाला कौन सा? गगनयान मिशन जो है ये कब है? 2026 में इस बार भेजने का प्रोजेक्शन है। अगर सफल हो जाता है तो इस साल के लास्ट तक, नहीं तो फिर अगले साल। फिर मार्स मिशन 2013 में भेजा गया था और 14 में पहुंच गया था ये। नेविगेशन जो सैटेलाइट का नाम है उसका नाविक नाम है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हैं। अच्छा, मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आप MCQ वाले जो हैं अभी क्या है? तो चंद्रमा के चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को आधिकारिक तौर पर क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम क्या है? क्रैश शिव शक्ति पॉइंट जो है। चंद्रयान 2 का जो क्रैश स्थल था उसका नाम क्या रखा गया था? तिरंगा पॉइंट। और जो अभी चंद्रयान 3 है उसका क्या नाम है? शिव शक्ति पॉइंट। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक में कुल कितने उपग्रह कार्यरत हैं? तो 7 उपग्रह हैं। 3 भूस्थिति कक्षा में है और 4 जो है भूतुलिकाली कक्षा में है। फिर देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C57 द्वारा भेजा गया है इसको। इसरो की नई व्यवसायिक शाखा का नाम क्या है? तो ये NSIL जो 2019 में स्थापित की गई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका नाम है इस तरीके से। तो और आगे देखेंगे जो मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं। इतने ही हैं। हाँ, ये हैं कि मेंस में PIQ कौन कौन से हैं। तो पहला है चंद्रयान 3 की वैज्ञानिक उपलब्धियों और खोजों पर प्रकाश डालिए। लॉन्च व्हीकल तकनीक में अंतर स्पष्ट करें। PSLV बनाम GSLV। भारत की स्पेस पॉलिसी 2023 निजी क्षेत्र के विकास में कैसे सहायक है। ये यूपी PCS से लेकर के जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इस पर लिखिएगा और लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो टेलीग्राम पर इसके लिए अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा, या आप चाहें तो इसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ही लिख करके आप भेजिए। और इसकी PDF जो है वो आपको कहाँ? टेलीग्राम चैनल है PCS एडुजोन नाम से, PCS एडुजोन चैनल है। आप टेलीग्राम पर सिंपली PCS एडुजोन सर्च कर सकते हैं या @ लगा करके PCS एडुजोन डालेंगे चैनल मिल जाएगा। उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर यूट्यूब पर हैं आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ साझा करें। ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं जो अभी की मोदी जी की UAE यात्रा है उससे क्या क्या आउटपुट भारत को निकलेंगे, अगले लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।